थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है, थ्रेडिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना। क्या काटना? यही चूड़ी काट रहा है, इसी को थ्रेडिंग कहते हैं। बोलो ना रे। प्यारे बच्चों, थ्रेडिंग में जो थ्रेडिंग टूल होता है वर्कपीस से परपेंडिकुलर होता है। वर्कपीस से क्या होता है मेरे दोस्त? वर्कपीस से परपेंडिकुलर होता है। वर्कपीस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और थ्रेडिंग, जैसा थ्रेडिंग टूल लोगे वैसा ही थ्रेड कटेगा। अब ये भी आकार का थ्रेड कट रहा है, भी आकार का थ्रेड ऐसा होता है, ठीक है। इसका उपयोग लेद मशीन पर क्या काटने के लिए? चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कौन थ्रेड काटा जाता है? आप भी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल के वर्कपीस को अक्ष के साथ टूल के अक्ष को किस रूप में रखते हैं? ये वर्कपीस का अक्ष के साथ टूल का अक्ष को कितना डिग्री पर रखते हैं? कितना डिग्री पर रखते हैं? 90 डिग्री पर रखते हैं। लंब रूप से रखते हुए वर्कपीस को बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। वर्कपीस को बिल्कुल कहां रखते हैं? सेंटर में नहीं रखिएगा सर, टेढ़ा रखिएगा तो गुना जो कटेगा और नट लगेगा। ऐसा टेढ़ा गुना, जरा सा टेढ़ा गुना होगा तो सर आप नट लगाइएगा और वो लगेगा। अब आते हैं सर रीमिंग में। हमने कहा था आपको कि पहली बार जब आप चूड़ी काटिएगा उसको हम थ्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद जो आप चूड़ी काटिएगा उसको हम, उसके बाद आप छेद को बड़ा कीजिएगा, छेद को बड़ा कीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? बोरिंग। उसके बाद इसको साफ कीजिएगा, इसको हम रिमिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कैमरा ठीक करवा देते हैं, इसको हम रिमिंग कहते हैं। अब मामला ये है कि अगर हम रिमिंग की बात करें, रिमिंग का मतलब होता है छेद को साफ करना। रिमिंग का मतलब छेद को साफ करना। तो ये ड्रिलिंग और बोरिंग के बाद होगा। पहले छेद देंगे, छेद को बड़ा कर देंगे, छेद को बड़ा करने के बाद उसको साफ करेंगे, वही क्रिया ना बोरिंग कहलाए, रिमिंग कहलाएगा। बोलो न रे। कवर का लगा दिया रे, प्रचार ना होता है, कवर हटा लेगा। क्या कवर तो इतना मोटा दिए हुए फटता है क्या? कवर कवर फटने वाला है? इतना अच्छा कवर दिए हैं। देखो, हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रिलिंग, लगाओ ना, ये ड्रिलिंग और बोरिंग के बाद होता है। और ज्यादा धंसता होगा। अरे पहले ड्रिलिंग में थोड़ा धंसा, बोरिंग में उससे ज्यादा धंसा, रिमिंग में और में ज्यादा धंसता होगा। आपका ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिशियन है। आज के अल्टरनेट में, कल के अल्टरनेट में इलेक्ट्रिशियन है, आज के अल्टरनेट में फिटर है। प्यारे बच्चों, मेरा कहना यह है कि पहले ड्रिलिंग करेंगे, फिर बोरिंग करेंगे और तब रिमिंग करेंगे। यही ना मामला है। तो मेरे दोस्त, अगर हम रिमिंग करते हैं, अगर हम क्या करते हैं? रिमिंग करते हैं, अगर हम रिमिंग करते हैं तो रिमिंग का मतलब ये हुआ कि पहले बोरिंग करें, ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग के बाद बोरिंग करेंगे, और बोरिंग के बाद जो है छेद को फिनिशिंग देने के लिए, आफ्टर बोरिंग छेद को फिनिशिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिमिंग करते हैं। इसका मतलब इसमें और ज्यादा धंसाते हैं, और ज्यादा धंसाएंगे तो उसके लिए हम लोग सर इसमें कूलेंट की आवश्यकता होती है।
क्योंकि ज्यादा धसाइएगा तो गर्मा जाएगा, ज्यादा धसाइएगा तो गर्मा जाएगा। तो इसके लिए इसमें कूलेंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कूलेंट की आवश्यकता होती है। और अगर कूलेंट दीजिएगा तो ये ठंडा रहेगा, क्योंकि ज्यादा भी धसाइएगा तो हमारा काम चल जाएगा। अब मामला ये है कि रीमर में कटिंग एजेस की जो संख्या होती है वो सम होती है, इवन नंबर्स होते हैं। और अगर इवन नंबर हुआ तो इसका व्यास नापना आसान होगा, क्योंकि सर फिनिशिंग ज्यादा हो। एक बात बताइए, अगर हम मान लीजिए किसी छेद का व्यास नाप रहे हैं और उसमें छेद में कहीं पर ज्यादा धसा हुआ हो, कहीं पर कम धसा हुआ हो, तो उसका व्यास नापना आसान होगा क्या? लेकिन अगर हर जगह समान रहे तब तो भैया ये अगर कटिंग एजेस की संख्या अगर सम संख्या हुई, आप कहिएगा कटिंग एजेस की संख्या का क्या मतलब हुआ? आप गौर से देखिए, ये एक कटिंग एज है, ये एक कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है। ऐसी संख्या पीछे इसके पीछे भी होगी। तो अगर कटिंग एजेस की संख्या सम हुई, अगर कटिंग एजेस की संख्या और स्पेसिंग भी सम हुई, स्पेसिंग का मतलब ये डिस्टेंस, अगर ये ऑड नंबर में हुआ, कटिंग एजेस की संख्या सम, कटिंग एजेस की संख्या सम, और स्पेसिंग बिटवीन द टू कटिंग एजेस, मतलब जगह बिटवीन द टू कटिंग एजेस, मतलब दो कटिंग एज के बीच का जो जगह है वो अगर विषम हो गया, वो अगर विषम हो गया, वो अगर क्या हो गया? विषम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि फिनिशिंग ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि फिनिशिंग ज्यादा होगा। अगर फिनिशिंग ज्यादा होगा, अगर फिनिशिंग ज्यादा होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिनिशिंग अगर ज्यादा होगा तो व्यास को नापना आसान होगा। बोलन रे, अगर फिनिशिंग यहां से वहां हम होल किए, यहां से वहां फिनिशिंग ज्यादा है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है, इसका मतलब उसके व्यास को नापना आसान है कि मुश्किल है? तो कहता है मेरे दोस्त, अब हमको ये बताइए सर, ड्रिलिंग में जितना डेप्थ ऑफ कट दे रहे थे उससे ज्यादा डेप्थ ऑफ कट देंगे तब साफ करेगा कि कम डेप्थ ऑफ कट देंगे तब? ज्यादा देंगे तब ना, इसे घूम के सबको खांच खांच के निकालेगा रे। और उससे कम दोगे तक नाचते रह जाएगा, कुछ पकड़ाएगा ओकरा? तो ड्रिलिंग से ज्यादा डेप्थ ऑफ कट की कम? अब एक बार पढ़ो, ड्रिलिंग प्रक्रिया में बने होल को या बोरिंग प्रक्रिया में बने होल को एक्यूरेट एवं फिनिशिंग करने के लिए रिमिंग किया जाता है। रिमिंग करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? कहता है इस प्रक्रिया में कूलेंट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? क्यों? हाँ जी जनाब, टैप नहीं बोलते हैं इसको, रीमर टूल को टेप नहीं बोलते। टेप उसको कहते हैं जो अंदरूनी चूड़ी काटता है। इसको सर रीमिंग टूल को टूटने से बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कूलेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें अधिक मात्रा में कूलेंट की आवश्यकता होती है। पिक्चर कट रहा है, थोड़ा और कर दो जमीन। कहता है इसमें कटिंग एजेस की संख्या कितनी होती है? अरे कटिंग एजेस की संख्या क्या होती है? सम। अगर रीमर में कटिंग एज की संख्या सम होती है तो व्यास को आसानी से मापा जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिनिशिंग ज्यादा हो। बोलन रे, कहते हैं रीमिंग में स्ट्रेट रीमर की फीड ड्रिलिंग फीड से अधिक होगी। बता, ड्रिलिंग से ज्यादा धसाएंगे कि कम धसाएंगे रीमर में? हाँ, अरे पहले ड्रिलिंग कर दिए, अब ड्रिलिंग करने के बाद थोड़ा और ज्यादा धसाएंगे तब ना सर हमारा रिमिंग जो है उसको काट के निकाल पाएगा, एक्यूरेट फिनिशिंग कर पाएगा। बोले या नहीं करे? अब है पार्टिंग ऑफ। अरे यार तुम कहां से ये लेके चला आया? पार्टिंग ऑफ क्या है?
पार्टिंग ऑफ का मतलब हुआ सर ये वर्कपीस को दो भाग में बांट दें, है ना, पार्टिंग ऑफ है। इस वर्कपीस को दो भाग में अगर हम बांट देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिंग ऑफ। लैपटॉप पे लेके आओ, इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पार्टिंग ऑफ। नाम है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ और ग्रुविंग में डिफरेंस है। ग्रुविंग में पूरा नहीं काटते, इधर से कुछ खांचा बनाते हैं और बस। लेकिन पार्टिंग ऑफ में पूरा का पूरा। अब बताओ, पार्टिंग ऑफ में पूरा का पूरा अगर अलग करेंगे तो ये 90 डिग्री पर रहेगा टूल। अगर ऐसे रहा तब तो ऐसे ना अलग कर देगा रे बुलन रे। पार्टिंग ऑफ में 90 डिग्री पर कटिंग टूल को रखा जाता है वर्कपीस से, और पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन में दो भाग में वर्कपीस को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इस टूल को हम पार्टिंग ऑफ टूल कहते हैं। अब देखो, कहते हैं इसका जो क्रॉस फीड है, क्रॉस फीड मतलब इसमें जो फीड देते हैं वो जो आप देखे होंगे, हम आपको बोले थे क्रॉस स्लाइड में ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे घुमाने वाला, वही घुमाने वाला से हाथे से हम इसमें फीड देते हैं। धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाते जाएगा, ये जो है आगे सटते जाएगा और काटते जाएगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा पार्टिंग ऑफ, पहले तो इस टूल का नाम है पार्टिंग ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है मेरे दोस्त, पार्टिंग ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है, पार्टिंग ऑफ टूल। इस टूल का क्या नाम है, पार्टिंग ऑफ टूल के नाम से इसको जाना जाता है। और पार्टिंग ऑफ टूल की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो यह दो भागों में वर्कपीस को बांट देता है, और ये ठीक सेंटर में रहेगा। ठीक सेंटर में 90 डिग्री के कोण पर, कितना डिग्री कोण पर, कितना डिग्री कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर रहता है। कहां से कॉपी किया था, उसके पास से लाया था क्या। देखो डेस्कटॉप के अलावा और कहीं है क्या, कहीं तो अभी हम किए हैं। देखिए सर, कितना डिग्री के कोण पर रहेगा ये, 90 डिग्री के कोण पर रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पार्टिंग ऑफ टूल का अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री के कोण पर रहता है, और ये कंप्लीट दो भाग में वर्कपीस को बांट देता है। इस टूल को हम पार्टिंग ऑफ टूल कहते हैं। और इसमें कभी भी अगर वर्कपीस को हम पकड़ेंगे तो सीधा पकड़ेंगे, टेढ़ा नहीं पकड़ेंगे ना। टूल को हम टेढ़ा पकड़ सकते हैं, इसको जब भी पकड़ेंगे 90 डिग्री के कोण पर पकड़ते। अब देखो पेज नंबर कितना है, हाँ 100। अब देखो यही है पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। कहते हैं जॉब के लेद मशीन पर बन जाने के पश्चात, जॉब क्या कि सर जॉब लेद मशीन पर कंप्लीट बन जाएगा, तब उसके पश्चात उसे दो भागों में अलग कर देना क्या कहलाता है, पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे पार्टिंग ऑफ टूल के नाम से, ये एक मिनट, यही है। हाँ कहाँ था, तो कहाँ है इसमें, वहां क्लिक करो तो, यहाँ ये ऊपर, उसके ऊपर, यहाँ उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, यही दिया है। अच्छा ठीक, देखो इसको हम पार्टिंग ऑफ टूल का प्रयोग किया जाता है, उसे पार्टिंग ऑफ टूल कहते हैं। पार्टिंग ऑफ में क्रॉस फीड किससे दिया जाता है, किससे दिया जाता है, हाथ। और कहते हैं इस प्रक्रिया में टूल के कटिंग पॉइंट को ठीक सेंटर में रखा जाता है। सेंटर में कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर।
तो नर्लिंग टूल चला यही होता है, देखो ये यही नर्लिंग टूल होता है। ये ग्रूविंग का प्रोसेस है, पिछले क्लास में हम तुमको बताए थे, याद है? अरे ग्रूविंग यही ना है। ग्रूविंग में क्या होता है सर? ग्रूव यानी खांचा बनता है, इसी को पूरा पूरा ऊपर से ऊपर काट दोगे तो पार्टिंग ऑफ हो जाए, बोलो ना रे। अगला है तुम्हारा अंडरकट। ये अंडरकट क्या होता है? व्हाट इज अंडरकट? कट के अंदर कट होगा तो वो अंडरकट होता है। एक होता है कट, कट के अंदर कट हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अंडरकट। अब गौर से देखिए सर, इसमें नो अंडरकट, ये प्लेन है, इसमें अंडरकट है। ये है, ये दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा, ठीक है? इसमें कोई अंडरकट नहीं, इसमें अंडरकट है, ये कट है और कट के अंदर ऐसे घुस के कट है, इसलिए इसको अंडरकट कहते हैं। कहते हैं किसी होल के अंदर खांचा काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? होल के अंदर, ऑलरेडी इसमें होल है, इस होल के अंदर जो हम खांचा इसे बढ़ा के काटे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? अंडरकट। कट के अंदर कट, दैट इज कॉल्ड एज अंडरकट। कहता है अंडर कटिंग होल के बन जाने के बाद बनाया जाता है। बताओ, ये अंडरकट जो है, जैसे हम लोग ड्रिलिंग के बाद बोरिंग करते हैं, जैसे हम लोग ड्रिलिंग के बाद ना बोरिंग करते हैं, वैसे ही कटिंग के बाद जो उसमें खांचा बनता है उसे हम अंडरकट कहते हैं। कहता है अंडर कटिंग होल के बन जाने के बाद बनाया जाता है। बोरिंग टूल के आकार का ही अंडरकट टूल होता, जिस आकार का बोरिंग टूल होता। बोरिंग टूल का काम क्या है? छेद किया हुआ में फिर से छेद बढ़ा देना, बोलो ना। अंडरकट का भी वही काम है, छेद किया हुआ में थोड़ा सा छेद को क्या करना? बढ़ा देना। अब बता टेपरिंग। टेपरिंग समझते हैं सर? टेपरिंग मतलब क्या? टेपरिंग मतलब क्या सर? अगर ऐसा कटेगा तो स्ट्रेट टर्निंग, और अगर ऐसा कटेगा तो इसको हम लोग कहते हैं टेपर टर्निंग। ये हो गया स्ट्रेट टर्निंग। तो टेपर टर्निंग में कैसा वर्कपीस बनता है? शंकुआकार। कैसा वर्कपीस बनता है मेरे दोस्त? शंकुआकार वर्कपीस बनता है। देखो, अगर हम टेपर टर्निंग की बात करें तो टेपर टर्निंग में दोनों सिरों पर व्यास समान होता है कि अलग अलग होता है? मेरे दोस्त, इस सिरे का व्यास और इस सिरे का व्यास समान कि अलग अलग? टेपर टर्निंग में दोनों सिरों का व्यास अलग अलग होता है, ठीक है? स्ट्रेट टर्निंग में और टेपर टर्निंग की अगर हम बात करें, इसको हम दो ही चीजों से डिफाइन करते हैं। एक, दोनों सिरों का व्यास कितना है, और दूसरा इसकी लंबाई कितनी। एक, दोनों सिरों का व्यास कितना है, और दूसरा इसकी लंबाई कितनी। ये दो चीजें इसको डिफाइन करती है कि टेपरिंग कैसे होगा। अगर ये दो चीजें पता हो जाए तो नहीं पता चल जाएगा कि टेपरिंग कैसे करना है। उससे पूछेंगे बताओ इस सिरे का व्यास कितना, इस सिरे का व्यास कितना, और कितना लंबाई में टेपरिंग करना है, बोलो ना। तो टेपरिंग में दोनों सिरों का व्यास अलग अलग कि सेम? हाँ। और अगर हम टेपरिंग करते हैं तो टेपर में ये शंकुआकार बनेगा कि बेलनाकार? कैसा बनेगा? और इसके इंक्लूडेड एंगल को, ये जो एंगल इंक्लूड ये करता है, ये एंगल या ये एंगल, इसको डिग्री या मिनट में नापते हैं, इसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। डिग्री या किसमें नापते हैं? डिग्री या किसमें नापते हैं? मिनट में नापते। डिग्री या किसमें नापते हैं? मिनट में नापते हैं। इसके इंक्लूडेड एंगल को डिग्री या मिनट में नापते हैं, सही है?
टेपर टर्निंग में दोनों सिरों का व्यास अलग अलग कि सेम? बोलो ना। टेपर टर्निंग में यानी अगर हम व्यास को की बात करें तो टर्निंग में व्यास समान रहता है कि अलग अलग? अरे टर्निंग में व्यास समान ना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक व्यास समान, तो टर्निंग और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक व्यास अलग अलग, तो इसको क्या कहेंगे? टेपर टर्निंग। बोलो ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंक्लूडेड एंगल को डिग्री या मिनट में नापते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टेपर करने के लिए जो दो बीमाओं की आवश्यकता होती है, दो बीमाएं या दो विस्थापन के लिए, मतलब दो बीमा डायमेंशंस का मतलब होता है लंबाई, दो डायमेंशंस मतलब दो लंबाई की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन होता है? एक होता है दोनों सिरों का व्यास और दूसरा टेपर की लंबाई। ये दोनों सिरों का व्यास, इस सिरे का और इस सिरे का व्यास, और दूसरा टेपर की क्या? लंबाई। इसी से पता करते हैं हम लोग कि टेपरिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये और ये एकदम बराबर रहेगा, नहीं रहेगा तो कैसे हो? मतलब तू की चाह रहा है कि ऐसे होगा? अरे दोनों लंबाई बराबर ना होगा, कहे भटक रहा है। देखो कहते हैं टर्निंग और टेपर टर्निंग की सारी प्रक्रिया लगभग समान है, खाली डिफरेंस ये है कि टर्निंग में दोनों सिरों का व्यास समान होता है, टेपर टर्निंग में दोनों सिरों का व्यास अलग है। टर्निंग में सिलिंड्रिकल वर्कपीस का निर्माण होता है और टेपर टर्निंग में शंकुआकार। बोलो ना। टर्निंग का व्यास प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक क्या होता है? समान। ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक समान होता है, लेकिन टेपर टर्निंग का व्यास प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक समान सही है। टेपर टर्निंग की सहायता से कैसा कैसा और टेपर के इंक्लूडेड एंगल को, ये जो इंक्लूडेड एंगल है इसको किसमें नापते हैं? डिग्री या मिनट में प्रदर्शित करते हैं। टेपर करने के लिए दी जाने वाली बीमाएं, बीमाएं ये बीमाएं लिखा लगी ना, विभाएं हो गया है, बीमाएं हो। बीमाएं या विस्थापन के लिए आवश्यक पैरामीटर्स दो होते हैं, कौन कौन? बोलो ना कौन कौन? दोनों सिरों का व्यास और टेपर की लंबाई। ये दो चीजें अगर पता हो, दो बीमाएं पता हो, दो लंबाई पता हो, तो हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे कि टेपरिंग कैसे करना है और कितना करना है। बोलो ना। अब टेपर टर्निंग की विधि, टेपर टर्निंग निम्न विधि द्वारा बनाया जाता है, वो फॉर्म टूल द्वारा, एक वो कंपाउंड स्लाइड द्वारा, एक है टेल स्टॉक को ऑफसेट करके। ऑफसेट का मतलब होता है विस्थापित। और एक है टेपर रीमर द्वारा। थ्रेडिंग लीड स्क्रू की सहायता से की जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि थ्रेडिंग जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो कहेंगे किसके द्वारा? लीड स्क्रू द्वारा। अब इस लीड स्क्रू क्या है ये हम आगे आपसे बात करेंगे। पहले सर टेपर टर्निंग की विधि निम्न विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला क्या है? पहला क्या है रे? फॉर्म टूल। ये है फॉर्म टूल। फॉर्म टूल क्या होता है मेरे दोस्त? बहुत छोटा सा टेपरिंग होता है, सिर्फ टूल के द्वारा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वर्क पीस है, हम ऐसा सटा दिए, ध्यान देना, ठीक है, इसको हम ऐसे सटा दिए। सटाने के बाद कि जिस आकार का है उस आकार का ले लेगा आकृति, नहीं ले लेगा, फीड देते जाएंगे, लेते जाएगा। इधर कोई बच्चा काम किया है, वेरी गुड, तुम काम किया है ना, बच्चा तेज है। कि जैसे जैसे इसको हम फीड देते जाएंगे इसी आकार में इसको काट देगा, इधर से इसको उड़ा देगा, इधर से इसको उड़ा देगा। लेकिन ये जितना जैसा टूल है वैसा, जिस फॉर्म का मतलब होता है आकार, जिस आकार का टूल है उसी आकार का और उतने लंबा,
जितना बड़ा सटाते जा रहे हैं इतने बड़ा ना होगा कि इधरों टेपरिंग हो जाए, ना होगा। उसके लिए क्रॉस स्लाइड के द्वारा है या टेलीस्टॉक को डिस्प्लेस करके होता है। इसमें फॉर्म टूल के द्वारा उतनी ही लंबाई में टेपरिंग होगा जितना चौड़ा टूल, और उसी साइज का टेपरिंग होगा जैसा टूल है। बोलो ना रे, तो कहते हैं फॉर्म टूल के द्वारा छोटा टेपरिंग होगा कि बड़ा टेपरिंग होगा। हाँ, बोले मैं नहीं करेगा, एकदम छोटा, जितने चौड़ा वर्क पीस होगा उतने टूल होगा, उतने सटाएंगे उतने टेपरिंग होगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त, ये फॉर्म टूल है, तुम अगर गौर से देखोगे तो इसमें ये वर्क पीस है, और तुम ये देखोगे तो ये टेपरिंग है। जितना बड़ा वर्क पीस होगा उतने टेपरिंग। तो कहते हैं मेरे दोस्त, छोटी लंबाई के टेपर देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्म टूल। फॉर्म टूल से टेपरिंग करते समय कैरेज को क्या कर दिया जाता है? सर ये अगर यहाँ पर ये कैरेज यही ना है, बोलन रे, इसको यहां लॉक कर देंगे तो इधर भागेगा नहीं, बोलन रे। उसके बाद है कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड के द्वारा भी छोटे आकार का ही होता है, लेकिन फॉर्म टूल से बड़ा होता है। देखो अगर तुमको टेपरिंग की लंबाई के हिसाब से अगर बात करोगे, टेपरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ लेंथ, सबसे छोटा होता है फॉर्म टूल के द्वारा, उससे बड़ा होता है कंपाउंड स्लाइड के द्वारा, और सबसे बड़ा होता है टेलस्टॉक को ऑफसेट करके। टेलस्टॉक को क्या करके? ऑफसेट करके। सबसे बड़ा टेपरिंग तब होता है जब आप टेलस्टॉक को क्या करते हैं? ऑफसेट करते। ऑफसेट का मतलब होता है विस्थापित करना। ऑफसेट का मतलब विस्थापित करना। ऑफसेट का मतलब क्या? ऑफसेट का मतलब क्या? विस्थापित करना। ठीक है। अभी जो कम, कहाँ हल्ला हो रहा है? अपने यहाँ रे, यही हल्ला हो रहा है। में कोई ज्योग्राफी वाला मास्टर है, वही हल्ला करवा रहा हूँ। कंपाउंड स्लाइड के द्वारा फॉर्म टूल से बड़ा टेपर बनाया जाता है। फॉर्म टूल से बड़ा टेपर बनाया जाता है। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि कंपाउंड स्लाइड के द्वारा बड़े आकार की वस्तु की टर्निंग की जाती है। और अगर बताओ बड़े आकार के वस्तु की टर्निंग की जाएगी ऐसे, तो ये टूल को ऐसे करके ऐसे ले जाया जाता होगा क्रॉस स्लाइड के द्वारा, गाइडर पर, सैडल पर। तो बताओ कैरेज को लॉक कर देंगे तो जा पाएगा? इसका मतलब इस स्थिति में कैरेज को लॉक कहते हैं। बड़े आकार की वस्तु की टर्निंग की जाती है, इसमें कैरेज को लॉक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसका प्रयोग डेप्थ ऑफ कट के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या चीज के लिए करते हैं? डेप्थ ऑफ कट। सर आपको हम बताए थे पीछे कि कंपाउंड स्लाइड के द्वारा अगर हम उसको घुमा देंगे तो आगे जाके वो डेप्थ ऑफ कट भी दे देगा, बोलो ना। उसके बाद है मेरे दोस्त टेपर एंगल कैसे निकालते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बटा 2l है। अगर ये आपका टेपरिंग हो रहा है और आप ये अल्फा एंगल निकालना चाहते हैं कि कितना का एंगल का टेपर हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बटा 2l होता है। ये d1 हो गया इस सिरे का व्यास, d2 हो गया इस सिरे का व्यास, और l हो गया लंबाई। l क्या हो गया? तो ये भैया अल्फा हो गया टेपर एंगल, d1 बड़े सिरे का व्यास, d2 छोटे सिरे का व्यास, और l हो गया टेपर की क्या? लंबाई। ये लंबाई, दिस वन इज L1। ठीक है। अब देखो कहता है टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, ये फिगर नहीं है इसका, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके मतलब विस्थापित करके। इसमें ये होता कैसे है सर टेपरिंग? जैसे मान लीजिए कि ये हेड स्टॉक है, मान लीजिए ये हेड स्टॉक है,
और ये वर्क पीस है। अभी तो हम सर कटिंग टूल ऐसे सटाएंगे तो टर्निंग हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसा लेके चले आए, अब सटाएंगे तो टेपरिंग होगा, बोले नहीं करे। अब अगर काटेंगे तो यहां से कट ना जाएगा, बोलो ना रे। इसको हम टेपरिंग कहते हैं। टेल स्टॉक को डिस्प्लेस करके भी टर्निंग किया जा सकता है, टेपरिंग किया जा सकता है। तो ये जो सर टेल स्टॉक को डिस्प्लेस करके टेपरिंग करेंगे, इसका जो सेंटर लाइन है और लेथ बेड का जो सेंटर लाइन है वो सेम रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ ऐसा नहीं कि जो टेल स्टॉक है वो ऐसे हो जाए, ऐसे ही रहेगा। खाली ये यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ जाए, ठीक है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, ऑफसेट का अर्थ होता है विस्थापित करना। टेल स्टॉक को विस्थापित करके सबसे अधिक लंबाई का कार्यखंड को टेपरिंग किया जा सकता है। यही है, देखो ये टेल स्टॉक ऐसे सीधा है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए हैं, बोले रे। नेक्स्ट, टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर mm या डिग्री में निशान होते हैं। अब विस्थापन को मापने के लिए टूल होल्डर या डायल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, टूल होल्डर और डायल इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि वो आगे आपको पढ़ना है। इस पर फिर हम लोग विशेष चर्चा सर अगली क्लास में करेंगे। आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी।